हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज है 8 दिसंबर और आज के वीडियो में हम 8 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पर सारी PDF आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शहरीकरण, औद्योगिकरण और धार्मिक विरासत स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 33,769 करोड़ रुपए का। अगला है, कौन सी राज्य सरकार राज्य में अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने जा रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 8 मंथ की यानी जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसकी PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके आगे की यानी कि सितंबर, अक्टूबर या नवंबर मंथ की आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बन रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, लद्दाख में। अगला है, $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया, तो ये बना है इंडिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला है, नागपुर मेट्रो ने कितने मीटर लंबा डबल डेकर वायडक्ट यानी कि मेट्रो का निर्माण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, 3,140 मीटर लंबा डबल डेकर, ठीक है, वायडक्ट मेट्रो का इसको जो है बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसने, नागपुर मेट्रो ने, इसको याद रखेंगे। अगला है, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 48वीं रैंक है इंडिया की। अगला है, हाल ही में दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हैदराबाद में स्थापित किया गया है दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM। अगला है, भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है, तो ये आयोजित की जा रही है उदयपुर में। अगला है, संगम अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच गोवा में आयोजित किया जा रहा है, तो कौन सा अभ्यास है, संगम अभ्यास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, भारत और अमेरिका के बीच। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चन थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत, कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में लाइब्रेरी सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, JEE और नीट की परीक्षा के लिए। यानी क्या है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत जो है किस परीक्षा के लिए हर जिले में लाइब्रेरी सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है, तो वो है JEE और नीट की परीक्षा के लिए। दोस्तों राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, यहाँ पर क्या होगा, अभ्युदय, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में JEE और नीट की तैयारियों के लिए हर जिले में लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराएगी। प्रतियोगियों के विषय संबंधित समस्या दूर करने के लिए योग्य, अनुभवी व प्रोफेशनल व्याख्याकर्ताओं को पैनल पर करते हुए संपर्क केंद्र बनाए जाएंगे। इसमें विभागीय और छात्रावास भी होगा। आश्रम पद्धति विद्यालय व विभागीय प्रतिष्ठानों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक जिले में अभ्युदय लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। तो ये एक बड़ी पहल है, आप लोग याद रखेंगे कि JEE और नीट की तैयारी के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि हर एक जिले में लाइब्रेरी की व्यवस्था जो है वो की जाएगी, है ना। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो जो लाइब्रेरी की व्यवस्था होती है वो कुछ ही जिलों में होती है जो काफ़ी विकसित होते हैं उनमें, ठीक है, छोटे जिलों में लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं होती है। तो अभी जो है जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है प्रदेश में चलाई जा रही है, ठीक है, तो इस योजना के अंतर्गत JEE और नीट की परीक्षा के लिए जो तैयारी करने वाले छात्र होंगे उनके लिए हर एक जिले में लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि हर जिले में जो है लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किस IIT का चुनाव किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, IIT कानपुर का। दोस्तों उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने की जिम्मेदारी IIT कानपुर को दी गई है। प्रदेश सरकार ने IIT में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग
और ड्रोन टेक्नोलॉजी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के बाद इस वर्ष 100 करोड़ रुपए का और बजट पास किया है। प्रदेश सरकार यूपी स्टार्टअप पॉलिसी बनाने के साथ आईआईटी संघ मिलकर नए स्टार्टअप को विकसित कर रही है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए जो है जो जिम्मेदारी है वो किस आईआईटी को दी गई है, तो आईआईटी कानपुर को ये जिम्मेदारी दी गई है। और इसके तहत जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ड्रोन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के बाद जो है इस वर्ष भी 100 करोड़ का बजट और पास किया है इसी सब के लिए, यानी उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए। तो याद रखेंगे आप, जो जिम्मेदारी है वो आईआईटी कानपुर को सौंपी गई है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, लखनऊ में बनाया जाएगा हाईटेक कन्वेंशन सेंटर। दोस्तों लखनऊ में विश्व स्तरीय हाईटेक कन्वेंशन सेंटर बनेगा। यह करीब 50 से 55 एकड़ में बनाया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आयोजन हो सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्वेंशन सेंटर का प्रेजेंटेशन देखने के बाद निर्देश दिए कि अच्छी कनेक्टिविटी, जमीन की उपलब्धता और भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया जाए। इसके लिए अवध शिल्पग्राम के आसपास का क्षेत्र जो है वो उचित रहेगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे। उन्होंने जल्द ही आवास विभाग से इसकी डीपीआर तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। तो आपको याद रखना है कि जो विश्व स्तरीय हाईटेक कन्वेंशन सेंटर है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है प्रदेश में, तो ये लखनऊ में बनाया जा रहा है और 50 से 55 एकड़ के क्षेत्रफल में ये बनाया जाएगा। और दोस्तों आपको याद होगा कि हमारे प्रदेश में एक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया था रुद्राक्ष नाम से, ठीक है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनाया गया था। तो वो कहाँ पे बना था, तो वो आपको याद होगा। तो जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनाया गया था, ठीक है, कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। अभी ये जो लखनऊ में बनाया जाएगा कन्वेंशन सेंटर, ये उससे भी बड़ा होगा और इसमें नई तकनीकी के साथ ये बनाया जाएगा, यानी कि विश्व स्तरीय जो है इसमें जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर रहेंगी। और ये जो कन्वेंशन सेंटर होगा ये जो है विश्व स्तरीय होगा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है उससे भी ये बड़ा बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कहाँ पे, तो ये बनेगा लखनऊ में। अगला है, फरवरी 2023 में भारत किस देश में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, फिजी में। दोस्तों विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी में, ठीक है, किस देश में, फिजी में 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी सरकार के सहयोग से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन की थीम क्या है, तो हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो है इस सम्मेलन की थीम रखी गई, ठीक है। कौन सा सम्मेलन है, तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार फिजी की आबादी कितनी है, 8,96,000। 8,96,000 से अधिक इसकी आबादी है, जिसमें से 30% जो है 30% से अधिक भारतीय मूल के यहाँ पर रहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जो 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा, इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे किया जा रहा है, तो फिजी में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। विदेश मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा और इसकी थीम क्या है, तो वो भी यहाँ पर आपने देखी। अब दोस्तों यहाँ से एक बात और याद रखेंगे कि विश्व हिंदी दिवस मनाया कब जाता है, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छे से याद रखना है। तो 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा दिवस है, तो याद रखेंगे यहाँ से विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस जो ये कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को ये मनाया जाता है, ठीक है। और 15 से 17 फरवरी 2023 तक ये क्या मनाया जा रहा है, तो ये विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जो कि 12वां है, ठीक है। कहाँ पे, फिजी में। फिजी से भी आपको याद रखना है, क्योंकि फिजी में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो फिजी से आपको कैपिटल, उसकी करेंसी और उसके जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उसके नाम याद रखने हैं। तो दोस्तों फिजी से याद रखेंगे, फिजी की कैपिटल है सुवा, ठीक है। फिजी की कैपिटल क्या है, तो सुवा, SUVA। फिजी की कैपिटल है सुवा। फिजी के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो विलियम कैटोनिवेरे, ये हैं यहाँ के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। और फिजी की करेंसी क्या है, तो वो भी याद रखेंगे, फिजियन डॉलर, ये फिजी की करेंसी है, ठीक। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला है, भारत की कौन सी एजेंसी प्रतिबंधित पदार्थों के साथ दवाओं को सत्यापित करने के लिए एथलीटों की सहायता हेतु ऐप विकसित कर रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय डोपिंग रोधी जो एजेंसी है NADA, जिसको हम नाडा कहते हैं, तो ये जो है प्रतिबंधित पदार्थों वाली दवाओं को सत्यापित करने के लिए एथलीटों की सहायता के लिए एक ऐप विकसित कर रही है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी इंडिया
20 डोप नियंत्रण अधिकारियों को विकलांग एथलीटों के नमूने एकत्र करने में विशेषज्ञता के लिए संवेदनशील बनाने की प्रक्रिया में है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी भारत में खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम के समन्वय और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है, इसका काम क्या है? तो इसका काम यही होता है कि भारत में जो खेल होते हैं तो इससे भारत के खेलों में जो है डोपिंग नियंत्रण जो कार्यक्रम है ना, आपने सुना होगा कि कई बार कोई खिलाड़ी है, ठीक है, वो जो है डोपिंग की वजह से क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो यही सब इसका जो चेक करने का काम होता है वो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का होता है कि भारतीय खेलों में जो डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम है उसका जो निगरानी रखना है वो इसकी जिम्मेदारी है। ठीक, तो अभी आपको याद रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है ये प्रतिबंधित पदार्थों वाली दवाओं को सत्यापित करने के लिए एक एप्लीकेशन विकसित कर रही है। अगला है, हाल ही में आरबीआई ने जमा के आकार के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों के लिए कितने स्तरों की नियामक ढांचे को अपनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, 4। दोस्तों, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता को मजबूत करने के उद्देश्य से, ठीक है, आरबीआई ने जमा के आकार के आधार पर शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4 स्तरीय नियामक ढांचे को अपनाने की घोषणा की है। एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने अन्य सुझावों के साथ साथ बैंकों की जमा राशियों के आकार और उनके संचालन के क्षेत्र के आधार पर 4 स्तरीय नियामक ढांचे की सिफारिश की थी। तो यहाँ से याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाता है कि शहरी बैंकों के लिए जो है कितने स्तरीय नियामक ढांचे को अपनाने की घोषणा की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, तो आपको याद रखना है 4 स्तरीय नियामक ढांचे को अपनाने की। दोस्तों, आरबीआई की अगर हम बात करें, कई बार आरबीआई से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1935। ठीक है, याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो नाम याद रखेंगे, शक्तिकांत दास। वर्तमान में ये आरबीआई के गवर्नर हैं। ठीक है, और आरबीआई का फुल फॉर्म तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये चीजें याद रखेंगे आप आरबीआई से संबंधित। अगला है, भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 7 दिसंबर को। दोस्तों, हर साल 7 दिसंबर को, ठीक है, कौन से दिन? 7 दिसंबर को भारत सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है ताकि सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता जुटा सके। 28 अगस्त 1949 को रक्षा मंत्रालय ने सैनिकों, नाविकों, यहाँ पे क्या होगा? नाविकों, सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों को सम्मानित करने के लिए इस दिन को मनाने का फैसला किया था। यानी कि कब जो है इसकी घोषणा की गई थी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा? तो 28 अगस्त 1949 को इसकी घोषणा की गई थी। कल्याणकारी योजनाओं को सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष, जैसे भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्या इसका उद्देश्य है? तो सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता जुटा सकें, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस को क्या होता है? ठीक है, तो इस दिवस में क्या है कि सशस्त्र बल के जो कर्मचारी हैं उनकी बेहतरी के लिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि सशस्त्र सेना के जो कर्मचारी हैं उनके कल्याण के लिए आर्थिक सहायता जुटाई जा सके, इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो जो आर्थिक सहायता है वो कैसे जुटाई जाती है? तो दोस्तों, क्या होता है, इस दिन भारतीय झंडे हैं, बैच है, स्टिकर है और अन्य सामान जो है वो बेचे जाते हैं, और उससे जो धन आता है वो जो है सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों के सम्मान में इसको जो है रखा जाता है और उन्हीं के लिए ये उपयोग किया जाता है। अब जैसे आपको याद होगा, जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो झंडा दिया जाता है, कई बार क्या होता है झंडा नहीं दिया जाता है हर साल, तो उसको कहा जाता है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर उसे दिया जाता है। तो वो जो धन होता है, इसी तरह से हर एक कॉलेज में या और भी कई जगह जो कार्यालय होते हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा धन जो इकट्ठा होता है और ये जाता है कहाँ पे? सेना के लिए। ठीक, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये क्यों मनाया जाता है, उद्देश्य भी आपने यहाँ पर जाना, और कब मनाया जाता है तो वो याद रखेंगे, 7 दिसंबर को। अगला है, हाल ही में डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, 6 दिसंबर को। दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भारत 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाता है। ठीक, याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है कि महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है तो 6 दिसंबर को।
6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया था। समाज में उनके योगदान की याद में ये दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और ये मसौदा समिति के 7 सदस्यों में से थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से आप याद रखेंगे 14 अप्रैल को जो है इनका जन्म हुआ था 1891 में। ठीक है, इनका जो निधन है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ और 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से संबंधित क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार पूछे भी गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है अनुच्छेद, किसको? अनुच्छेद, तो याद रखेंगे आप अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को जो है कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा। अब ऐसा क्या है जो इसमें संविधान की आत्मा इसको कहा जाता है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 32 है ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, इसको भी याद रखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है और इसी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक, एक चीज और याद रखेंगे कि जो स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए जो समितियां बनाई गई थी, तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वेट लिफ्टिंग सुपरस्टार मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा मेडल जीता? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, रजत पदक। दोस्तों भारतीय वेट लिफ्टिंग सुपरस्टार जो मीराबाई चानू हैं, इन्होंने वेट लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीत करके एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। इन्होंने बोगोटा में कुल 200 किलोग्राम वजन उठाया, यानी कि 87 किलोग्राम स्नैच में और 113 किलोग्राम वजन इन्होंने क्लीन एंड जर्क में उठाया। तो कुल मिलाकर के 200 किलोग्राम इन्होंने वेट उठाया। वहीं चीन की जो जियांग हुई हुआ है, इन्होंने जो है मीराबाई चानू को हराया है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखेंगे आप कि जो मीराबाई चानू हैं, इन्होंने कौन सा मेडल जीता? सिल्वर मेडल, यानी कि रजत पदक। कौन सी प्रतियोगिता थी? तो वेट लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2022। अगला क्वेश्चन है, केनरा बैंक ने ग्लोबल बैंकिंग समिट में इंडिया सेगमेंट के लिए बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता। केनरा बैंक के सीईओ और एमडी कौन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा LV प्रभाकर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता। केनरा बैंक ने 29 नवंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 तक लंदन यूके में आयोजित वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में ये पुरस्कार जीता है। पिछले 12 महीनों में अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में रिटर्न, रणनीति, नवाचार, प्रौद्योगिकी और उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की क्षमता पुरस्कार के लिए निर्णायक मानदंड थे। यानी कि ये जो पुरस्कार है वो किस आधार पे दिया गया, तो ये चीज़ है यहाँ पे पिछले 12 महीने में इन चीज़ों पर जो है क्या किया गया है, इन चीज़ों पर जो है काम किया गया, यानी इस पर ही देखा गया कि कौन सी बैंक जो है कितनी बेहतर है। ठीक है, क्या क्या थे इसमें? तो जो है क्षेत्रों में रिटर्न, रणनीति, नवाचार है, प्रौद्योगिकी और उत्पाद सेवाएं प्रदान करने की क्षमता, तो यही सारे निर्णायक मानदंड थे। पुरस्कार समारोह में केनरा बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं LV प्रभाकर, इन्होंने इसमें भाग लिया था। ठीक, तो याद रखेंगे आप, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इंडिया सेगमेंट के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किस बैंक ने जीता, तो याद रखेंगे केनरा बैंक ने। तो दोस्तों ये थे 8 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये रहा कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस देश का माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फट गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट था इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। और इसी के साथ आप ये भी याद रखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले एक और ज्वालामुखी जो है फटा था। ठीक है, वो कौन सा ज्वालामुखी था और कहाँ पे था? तो वो था आपका अमेरिका का। और कौन सा ज्वालामुखी था? तो मौना लोआ, उसको भी याद रखेंगे। यह है आज का क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा? यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।